हेलो एवरीवन, वेलकम टू CMA नॉलेज हब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंड एस। CMA फाइनल के लिए पढ़ने वाले हैं। CMA फाइनल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFR। स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से कि बेसिक्स क्या इंड एस कैसे आए हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको हम जनरली गेप बोल देते हैं। तो इंटरनेशनली ये क्या फॉलो होते हैं? IFRS। और इंडिया में क्या फॉलो होते हैं? इंड एस। तो इंड एस में और IFRS में क्या डिफरेंस है? बहुत मेजर डिफरेंस नहीं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि इंड एस जो बने हैं वो IFRS के बेस पर ही बने हैं। IFRS को बेस बनाया है, उसी के बेस पर हम तो ये इंड एस बने हैं। तो IFRS में भी दो चीज़ें, एक तो है IAS और दूसरा है IFRS। IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये इशू कौन करता है? IFRS। ये इशू करता है IASB बोर्ड, जो इंटरनेशनली बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये बनाया हुआ है, मल्टीपल नेशंस मेंबर है, जिसमें से एक हमारा इंडिया भी है। इंडिया में कौन? यानी कि सी इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो अभी इसमें IAS क्या है और IFRS क्या है? IAS और IFRS को मिलाकर ही हमारा IFRS है, जो कि इंटरनेशनली फॉलो होता है। ठीक है। जो हमारे इंड एस बने हैं वो इन दोनों के बेस पे बने हैं, मतलब IAS को कन्वर्ट करके और IFRS को कन्वर्ट करके। अभी इसमें दिक्कत क्या आती कि दोनों के जो है ना नंबर सेम है, जैसे IAS 1 2 3 4, ऐसे ही IFRS के नंबर भी सेम है 1 2 3 4। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, कैसे करें कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो पता इजीली कर पाएँ कि ये जो हमारे इंड एस बने हैं ये IAS को कन्वर्ट करके बने हैं या IFRS को कन्वर्ट करके बने हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे IAS थे तो उनको तो हमने एज इट इज़ रखा, जैसे जो उनका नंबर था 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। ठीक है। और ऐसे ही जो IFRS थे, IFRS में क्या किया हमने, उसको 100 की सीरीज़ में बना दिया। मतलब अगर IFRS 1 है तो हम उसके 101 कर दिया, IFRS 2 है तो 102 कर दिया। इसलिए हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि 1105 115 है, 116 है। ठीक है, लीज का 115 रिवेन्यू का, तो हम वो किसके बेस पे बने हुए हैं? IFRS के। जैसे इंड एस 16 है, इंड एस 40 है, ये किसके बेस पे बने हुए हैं? ये है IAS के बेस पे। ठीक है। टू मेक अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंटरनेशनल लेवल, हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। वी हैव टू ऑप्शन, मतलब हमने बोला ना कुछ चेंज किए थे, तो चेंज को क्या बोला, अगर कुछ चीज़ IFRS में नहीं थी, हमारे पास दो ऑप्शन थे। जो हमारे IFRS थे उनको हमें कन्वर्ट करने के लिए दो ऑप्शन थे। मतलब हमें अपन ऊपर अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन थे। एक था कि हम उसको एज इट इज़ अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लें इंडिया में। दूसरा था कि उसमें हम कुछ चीज़ जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है या फिर जो हमें सूटेबल नहीं है हमारे लिए, हम उसको चेंज कर दें या उसको कन्वर्ट करके अपने तरीके से इंडेक्स डेवलप करें। ठीक है। तो हमने क्या किया, IFRS को एज इट इज़ एडोप्ट नहीं किया। मतलब कुछ नेशंस ने किया है जिनका वो नीड फुलफ़िल हो रही थी, हमारी नीड की हमने क्या उसको कन्वर्ट किया। ठीक है। तो कन्वर्ट किया तो हमने उसमें क्या चीज़ें चेंज की, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि उसके अंदर IFRS के अंदर नहीं थी, तो हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ एडिशंस कर लिए। उस एडिशन को क्या किया गया, कार्विन। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं थी, या तो हमने उसको छोड़ दिया, या फिर उसमें कुछ चेंज रिक्वायर्ड था तो हमने उसको चेंज करके उसको डेवलप कर लिया, तो उसको क्या कहा गया, कार्व आउट। ठीक है। चेंज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज ए गिवन इन IFRS। This whole process of carve out is done by ASB of ICAI। ठीक है। ये जो प्रोसेस किया गया, क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, क्या निकालनी है, क्या एडिशन करना है, क्या डिलीशन करना है, ये किसने किया? ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये किसके अंदर आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया किसका मेंबर है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। ठीक है। तो वो उसी ने ये चेंज करके इंड एस हमें दिए, फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूव हुए, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुए। ठीक है। ऊपर जितनी भी ये शॉर्ट फॉर्म है IAS IFRS, इन सब की लॉन्ग फॉर्म दी हुई है। ठीक है, आप उसको देख लेना।
अब एप्लीकेबल कब से हुआ हमारे पास इंड एस की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। ऑन इंडियन कंपनीज़, मतलब ये ना दो फेज़ में, दो तरह के, मतलब फेज़ तो इसके 4 चले हैं, अभी 4 ही फेज़ आए हैं। उसमें भी दो सेक्टर के लिए अलग अलग है। मतलब जैसे एक तो हो गया इंडियन कंपनीज़ में सारी कंपनीज आ जाती हैं, एक्सेप्ट इंश्योरेंस, बैंकिंग, NBFCs ये छोड़ के, मतलब जो जनरल कंपनीज़ हैं उनके ऊपर इंड एस पहले हमारा स्टार्ट हुआ। एक तो उसका चला वो फेज़ 1, फेज़ 2 ऐसे ही बाद में स्टार्ट हुआ ऑन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। इसका फेज़ 1 हुआ, फेज़ 2 हुआ। ठीक है, अभी इंश्योरेंस कंपनी अभी क्लासीफाई नहीं हुई है, बैंकिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम करते हैं फेज़ 1 ऑन इंडियन कंपनीज़। ये हुआ कब से? 1/4/2016 से। ये हमें मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तो। ऑल कंपनीज़ लिस्टेड अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 500 करोड़ एज ऑन किस दिन, क्योंकि हम पहला फेज़ स्टार्ट करने वाले हैं तो हम टर्नओवर कब का देखें, उससे पहले सालों का, उससे पहले सालों में भी कब का। लास्ट डेट ऑफ दीज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ऑफ दीज 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन से? 1/4/16 से पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो? 31/3/16 उससे पहला वाला, 31/3/15 उससे पहला, 31/3/14। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारी टर्नओवर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो तुम्हें मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ कब से? 1/4/2017 से, 1 साल बाद। इसमें ऑल लिस्टेड कंपनीज़, मतलब पिछले वाले में क्या थी फेज़ 1 में? लिस्टेड और अनलिस्टेड, लेकिन उसका टर्नओवर का लिमिट क्या थी? 500 करोड़ और मोर। इसमें ज़्यादा लिस्टेड कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है, सब पे होगा। और अनलिस्टेड के लिए क्या टर्नओवर लिमिट है? सॉरी, नेटवर्थ में बार बार टर्नओवर बोल रहा हूँ, नेटवर्थ। अनलिस्टेड की क्या है? नेटवर्थ ये कितनी? 250 करोड़ और मोर एज ऑन। अभी इसमें एज ऑन लास्ट 4 ईयर्स, मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द एनी ऑफ द 4th ईयर। 2017 में होना था मैंडेटरी, तो 2017 से पहले का फाइनेंशियल कौन सा है? 1/4/17 से पहले का 31/3/17, 31/3/17, 31/3/16, 31/3/15, 31/3/14। इनमें से भी किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम्हारी नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, तो तुम्हें मैंडेटरी फॉलो करने पड़ेंगे इंड एस। अब हमारा फेज़ स्टार्ट हुआ NBFCs के लिए। NBFCs के लिए फर्स्ट फेज़ कब स्टार्ट हुआ हमारा? 1/4/2018 में। इसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसेस चला जैसे कि हमारा अदर कंपनीज़ के लिए चला था। ऑल कंपनीज़ लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर एज ऑन। अब इनके लिए टर्नओवर, इनके लिए जो फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है ना वो चेंज हो गई, क्योंकि हमें क्या देखना है कि जो हमारा NBFCs के लिए हम 1/4/18 से अप्लाई कर रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं इंड एस फॉलो करना, तो हमें जो उनकी जो किस बेस पे करेंगे कि उनकी जो नेटवर्थ लिमिट है, नेटवर्थ देखनी है हमें, वो कब देखनी है? तो हमें देखनी है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम्हारी ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो तुम्हें मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा। ये 500 की लिमिट कब देखेंगे हम? हमें 18 में फॉलो करना है, 1/4/18 से फॉलो करना है। तो हमारा प्रीवियस 3 फाइनेंशियल कौन से होंगे? 31/3/18, 31/3/17 और 31/3/16। हमें सिर्फ इसी डेट ही देखनी है, क्योंकि हम नेटवर्क इसी डेट, अगर मतलब मिड ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर नहीं देखनी, एज ऑन डेट देखनी है, क्योंकि एज ऑन डेट इसी डेट देखनी है। अगर होती है तो हमें मैंडेटरी फॉलो करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। अब हमारा सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है NBFC के लिए 1/4/18 से, सॉरी यहाँ पर आएगा 1/4/19। ठीक है, 1/4/19 से होगा। यहाँ पर भी सेम है, ऑल लिस्टेड कंपनीज़, यहाँ पे कोई टर्नओवर लिमिट नहीं देखनी है। अगर तुम 1/4/19 को लिस्टेड हो तो तुम्हें मैंडेटरी फॉलो करने पड़ेंगे इंड एस। उसके बाद आता है अनलिस्टेड कंपनीज़, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास एक लिमिट है
कि अगर तुम्हारी नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है एज ऑन 31/3/19, 31/3/18, 31/3/17, 31/3/16, अगर इन चारों में से किसी भी एक टाइम पे तुम्हारी नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है तो तुम्हें मैंडेटरी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये आता है हमारा, अब हम देखते हैं इंडियन कंपनीज़ के लिए। इंडिया इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन पेरेंट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द अबव एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी एंड एनबीएफसीज। ठीक है, क्योंकि एनबीएफसी के लिए हमारे पास दूसरा फेज़ है, तब तक हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो इंडियन कंपनीज़ का स्टार्ट हुआ था उसमें हमारा एनबीएफसी से इंक्लूड नहीं था, और हम देख रहे हैं हाँ सेकंड में सिर्फ फॉरेन कंपनी रह गया, एनबीएफसी नहीं रहा, क्योंकि एनबीएफसी के लिए ही बात कर रही है, तो हम एनबीएफसी के लिए को किस तरह से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें यहाँ पर पेरेंट को क्यों इंक्लूड किया गया, सब्सिडी को क्यों इंक्लूड किया गया, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को क्यों इंक्लूड किया गया। क्योंकि देखो जब हमारी कोई भी हम ग्रुप कंपनीज होती हैं तो क्या है ना, हमारी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनती है। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनने के लिए हमारी जो जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी कंपनीज है जिनको हम कंसोलिडेट करने वाले हैं, वो सारी सेम होनी चाहिए। तो इसलिए ये मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, और क्योंकि फ़ॉरेन कंपनी अपने अलग तरीके से फाइनेंशियल देगी तो उनको इसलिए इनको जो है एक्सेप्शन रखा गया, वो अपने वहाँ पर जो भी IFRS फॉलो होंगे वो अपने हिसाब से करेगी। और एनबीएफसी को जो इसलिए एक्सक्लूड किया गया क्योंकि तब तक एनबीएफसी इस पर कोई इंडिया से एप्लीकेबल थे नहीं। ठीक है, सेम एनबीएफसी केस में एनबीएफसी के केस में, क्योंकि यहाँ पे एनबीएफसी में अगर तब उस टाइम पे ये एप्लीकेबल हो गया तो यहाँ से एनबीएफसी को हटा दिया गया। ठीक है, इफ़ क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन फेज सेकंड आफ्टर 31/3/18, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आएगा 31/3/17। अगर हमारा क्राइटेरिया फेज सेकंड में फुलफ़िल हो गया, यानी कि तुम्हें अब तुम्हारी जो टर्नओवर लिमिट है 250 करोड़ हो गई या फिर तुम लिस्ट हो गए, तो तुम्हें कब तक इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें एप्लीकेबल हो गए, तुम्हारी जो लिमिट है ये 2017 में ना होके 2018 में 2018 में तुम्हारा 250 करोड़ और मोर नेटवर्थ हो गई। ओके, तो तुम्हें ये कब से एप्लीकेबल होगा इंडेस। तो इंडेस से जैसे ही तुम्हारी इस साल में कंप्लीट 2018 में तुम्हारे ये टर्नओवर का नेटवर्थ का क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो तुम्हें जो अगला नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 आ रहा है, तो 1/4/19 से तुम्हें मैंडेटरी इंडेस फॉलो करने पड़ेंगे। सेम है एनबीएफसी के लिए, क्योंकि अगर इसका सेकेंड फेज़ कब है 31/3/19, तो 31/3/19 के बाद तुम्हारा जब भी मतलब कभी भी हो सकता है उसके बाद तुम्हारी ये नेट जो लिमिट्स हैं 250 करोड़ या फिर लिस्टेड कंपनी की लिमिट है, वो जब भी फुलफिल हो जाती है उसका इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में तुम्हें मैंडेटरी फॉलो करने पड़ेंगे इंडेस। ठीक है, अब नेटवर्थ की हम बात कर रहे हैं बार बार कि नेटवर्थ का क्या है, तो नेटवर्थ की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नेटवर्थ में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो नेटवर्थ में इंक्लूड होगा एक तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तुम्हारा डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस जो भी तुम्हारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, अगर वो रिटर्न ऑफ नहीं हो रखे तो उनको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो तुम्हारी नेटवर्थ होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ हम नोट देख लेते हैं। अगर एक बार कंपनी इंडेक्स फॉलो करना स्टार्ट कर देती है तो वो उसको जब तक वो लिस्टेड है, जब तक वो रजिस्टर्ड है, उसको इंडेक्स ही फॉलो करने पड़ेंगे, दूसरा अदर ऑप्शन नहीं है। कंपनीज लिस्टेड ऑन स्मॉल मीडियम एक्सचेंज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेक्स, मतलब उनका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कोई टर्नओवर लिमिट नेटवर्थ नहीं है, कितनी भी नेटवर्थ हो जाए 500 करोड़ हो जाए उससे ज़्यादा हो जाए, उनको रिक्वायर नहीं, उनको ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हुआ क्योंकि वो है ही स्मॉल मीडियम, तो उनको एक्सक्लूड करके रखा हुआ है।
थर्ड वाला क्या है, इंडियन कंपनीज कैन अप्लाई इंड एस ऑन वॉलंटरी बेसिस, हाउएवर एनबीएफसी आर नॉट अलाउड टू अप्लाई इंड एस ऑन वॉलंटरी बेसिस। अब इसमें क्या केस है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं अगर वो चाह रही हैं कि हम बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, हो सकता है उनको इंटरनेशनली जाना हो कुछ टाइम बाद, वो चाह रही है कि हम अभी वॉलंटरी हम फॉलो नहीं करते, हमारी नेटवर्क इतनी नहीं है कि हम इंडस फॉलो करें, लेकिन हम वॉलंटरी चाह रहे हैं कि हम कर लें। अगर तुम इंडियन कंपनीज़ हो तो तुम कर सकती हो, फ़ौरन तो वैसे फ़ौरन नहीं कर सकती, ठीक है। और जो इंडियन की कंपनी अगर वो एनबीएफसीज़ हैं वो भी अलाउड नहीं है, वो भी नहीं कर सकती जब तक कि वो क्राइटेरिया फुलफ़िल ना कर दे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द 8% इंडेस आर नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी। अब ये इंडेस प्रीव्यू के बाहर है, जब से मतलब ऐसा नहीं कि इनको एक्सक्लूड किया हुआ है, एक्सक्लूड सिर्फ इसको क्या हुआ है, एसएमई को, इनको एक्सक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ ये अभी प्रोसेस में है। जब इनके ऊपर जो भी गाइडलाइंस बन जाएगी उसके बाद वो उनको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं अगले लेक्चर में देखते हैं इंडेस 16, मतलब जो भी हमारे एप्लीकेबल इंडेस हैं उनमें से हम पहले सबसे पहले देखेंगे इंडेस 16 और उसके सिमिलर ही हमारा है इंडेस 38, ठीक है। जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके।